हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल के डॉक्स। मैं डॉक्टर राणा चंचल, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ MIS-C सिंड्रोम के बारे में, या इसको हम लोग PIMS सिंड्रोम भी कहते हैं। क्या होता है, कब इसके खतरे ज़्यादा है, क्यों होता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग बात करेंगे कि इसको पहचाने कैसे, घर पे रह के आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें और इसको पहचाने कैसे। अगली बात जो आएगी कि फिर इसके लिए क्या क्या जांचें करवाई जाती है, और फाइनली ट्रीटमेंट कैसे होता है इस बीमारी का, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो जो है उसको शुरू करते हैं। ये MIS-C क्या है या PIMS क्या है। तो सबसे पहले तो हम जवाब देंगे व्हाट, व्हेन एंड व्हाई, यानी क्या है, कब होता है और कैसे होता है या क्यों होता है। तो MIS-C का मतलब है मल्टी सिस्टम, यानी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं उसका इन्फ्लामेशन होना, जो कि बच्चों में होता है। तो मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, इसी को कहते हैं MIS-C। इसका दूसरा नाम जो है वो उसको हम लोग कहते हैं PIMS, यानी वो होता है पीडियाट्रिक इन्फ्लामेटरी मल्टी सिस्टम सिंड्रोम। तो ये दोनों चीज़ें ही सेम है, तो इसको हम जान लेंगे क्या है। तो ये बेसिकली इन्फ्लामेशन की वजह से हमारे बच्चों को जो जितने ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, लंग, किडनी, इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब को इन्वॉल्व करता है और इन सब को अफेक्ट करता है। तो ये है बेसिकली ये सिंड्रोम। कब होता है, तो ये जनरली कोविड के होने के बाद 2 से 4 हफ्ते के बीच में प्रेजेंट करता है बच्चों में। अब इसमें इंपॉर्टेंस क्या है कि कोविड कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे को कोई सिम्टम आया हो जब कोविड हुआ हो। माइल्ड कोविड, एसिम्टोमेटिक कोविड या मॉडरेट या सीवियर, किसी भी तरीके के कोविड में ये चीज़ प्रेजेंट कर सकती है 2 से 4 हफ्तों के बाद में। तो इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी कंफ्यूज हैं कि मेरे बच्चे को कोई कोविड के टाइम सिम्टम नहीं आया था, तो ये होगा कि नहीं होगा। तो येस, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये सिंड्रोम हो सकता है। इस सिंड्रोम के नाम से पैनिक नहीं होना है। मैं वो आगे बताऊंगा कि क्यों पैनिक होने की बात नहीं है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरा देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, डरेंगे नहीं आप। अब चलते हैं कि क्यों ये होता है। बहुत कम बच्चों में होता है, नेचुरल सी बात है। जब केसेस बढ़ेंगे बच्चों में तो वो परसेंटेज कम होने के बाद भी लगेगा कि बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है। तो सबसे पहले तो इसीलिए परेशान होने की बात नहीं है, बस अलर्ट रहने की बात है। तो इस ग्राफ से हम समझेंगे कि क्यों किस बच्चे में होता है, किसी बच्चे में नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले वायरल लोड आया, वायरस हमारे अंदर आया। वायरस अंदर आया शरीर के, तो क्या किया उसने, रिस्पॉन्स दिया, साइटोकाइंस को बढ़ाया और IL-6 जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं उसको बढ़ाया, जिसकी वजह से बॉडी में डैमेज शुरू होना हुआ। इसके बाद हमारी बॉडी में बनता है IgG जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो कि प्रोटेक्टिव होती हैं। लेकिन हर वायरस के इन्फेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है वो होता है इंटरफेरॉन। तो ये जो इंटरफेरॉन है, इसके रिस्पांस के ऊपर बहुत निर्भर करता है कि किन बेबीज़ में या किन बच्चों में ये MIS-C सिंड्रोम ज़्यादा होने के चांसेस हैं और किस में नहीं। तो जिन बच्चों में इस इंटरफेरॉन का रिस्पांस पहले हो जाता है, उन बच्चों में माइल्ड डिजीज़ होती है और आगे चल के MIS-C का रिस्क कम होता है। जिन बच्चों में ये इंटरफेरॉन का रिस्पांस, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ऑफ रिस्पांस होता है या फर्स्ट लाइन हमारी होती है डिफेंस मैकेनिज्म की हमारी बॉडी की, एंटीबॉडी तो बाद में बनते हैं। तो ये जो फर्स्ट मैकेनिज्म होता है, अगर इसका रिस्पांस जिन बच्चों में लेट होता है, उनमें चांसेस ज़्यादा हैं कि आगे चल के ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम होने के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है पता लगाने का कि किन बच्चों में ये इंटरफेरॉन का रिस्पांस बेटर होगा या पहले होगा। तो बस ये एक हाइपोथेसिस है, थ्योरी पॉइंट ऑफ से जानना कि क्यों किसी बच्चे में ज़्यादा होता है और क्यों किसी बच्चे में कम होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि इसको हम लोग पहचाने कैसे, साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे पेरेंट्स के लिए। तो इससे पहले कि मैं साइंस एंड सिम्टम्स बताऊं, 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं। पहली चीज़, प्लीज़ 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 पैनिक मत करें। MIS-C है, इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, बट अच्छी चीज़ क्या है कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सही समय पे पता करने पे बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए पैनिक नहीं करना है, समझदारी रखनी है। दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि ये कंटेजियस नहीं है, क्योंकि ये 2 से 4 हफ्ते के बाद होता है, तो ये दूसरे को फैलेगा नहीं। अब आते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने हैं। तो उससे पहले मैं कि सिम्टम्स पे जाऊँ, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं इनको समझना है। तो बेसिकली इसका जो क्लासिफिकेशन है, क्राइटेरिया है, ये WHO और CDC दोनों ने दिया है। हम जनरली इंडिया में WHO को फॉलो करते हैं, CDC अमेरिकन गाइडलाइंस होती हैं, बट दोनों में थोड़े बहुत डिफरेंस है। मोस्ट ऑफ दिस चीज़ें सेम रहती हैं।
तो सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है कि जो एज क्राइटेरिया है वो CDC में अप टू 21 ईयर्स बोला गया है, वहीं WHO ने 0 to 19 ईयर्स के लिए बोला है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो एज देखी जाती है वो 3 से 12 साल के बच्चों में सबसे कॉमनली ये चीज़ देखी जाती है, लेकिन 19 से 21 साल के बीच में बच्चों में हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि MIS-C में अच्छा खासा फीवर आता है, तो बच्चे को फीवर रहना ज़रूरी है। जनरली 3 दिन मिनिमम हम लोग मानते हैं फीवर का क्राइटेरिया, तो 3 दिन फीवर ये पहला क्राइटेरिया है जो कि हर बच्चे में होना ज़रूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट लिस्ट आती है, इन सारे क्राइटेरियाज में से किसी 2 का होना ज़रूरी है। तो इन क्राइटेरियाज को हम लोग एक एक करके समझेंगे कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं इन क्राइटेरियाज के। इन 5 में से कोई भी 2 होना ज़रूरी है अगर हमें डायग्नोस करना है। अगली चीज़ जो आती है वो होती है रेज्ड इन्फ्लामेटरी मार्कर्स, यानी इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जो हमें सबसे पहले जो बच्चों में देखने हैं फर्स्ट लाइन, वो होता है ESR और दूसरा होता है CRP। ESR जनरली 40 से ऊपर होना चाहिए और CRP जनरली 60 से ऊपर होना चाहिए इस सिंड्रोम की डायग्नोसिस के लिए। अगली बात जो आती है या अगला पॉइंट जो होता है वो होता है कि एविडेंस होना चाहिए हमें इससे पहले कोविड के इन्फेक्शन का। तो या तो अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आई हो या एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो, तो किसी भी टाइप से एक एविडेंस होना चाहिए कोविड इन्फेक्शन का, तब जाके हम लोग ये डायग्नोस करते हैं कि ये MIS-C सिंड्रोम है। अब इंपॉर्टेंट आते हैं वो जो 5 क्राइटेरिया। देखिए बुखार है तो वो तो आप पहचानोगे, ठीक है, बुखार के लिए मॉनिटरिंग करते रहनी है बच्चों के लिए। इसमें अच्छा खासा फीवर आता है, बिना फीवर के इट इज़ वेरी रेयर कि MIS-C सिंड्रोम होगा। अगली चीज़ जो आती है वो जो 5 पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं कि उन 5 पॉइंट में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ जो है वो होता है रैश या म्यूकोक्यूटेनियस इन्फ्लामेशन। इसका क्या मतलब है कि आपको अलग अलग टाइप के रैश मिल सकते हैं। आपको सिंपल रैश मिल सकता है, जैसे ददोरा जैसे निकलता है, मीजल्स में जैसे निकलता है, रेडिश रैश होता है। कई लोगों को प्रॉपर जो वायरल रैशेज होते हैं जो आगे चल के सीवियर डिजीज़ में बड़े बड़े काले काले धब्बे मिल सकते हैं। तो ये रैश कहीं से भी रेंज कर सकता है, तो रैश के लिए ध्यान देना है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इन्फ्लामेशन का सिंड्रोम, तो उसमें क्या हो सकता है कि जो जीभ है उसकी अच्छी खासी स्वेलिंग होगी, जो लिप्स हैं उसकी स्वेलिंग मिलेगी, रेड मिलेगा, जीभ लाल मिलेगी, और हाथ और पैर जो पाम्स एंड सोल्स हैं उसकी स्वेलिंग मिलेगी। तो ये एक इन्फ्लामेशन बताता है। तीसरी जो इन्फ्लामेशन चीज़ होती है म्यूकोक्यूटेनियस की, वो होती है आइज़। तो आइज़ का जो सफ़ेद वाला पार्ट है इसकी रेडनेस मिलेगी। इसमें जो टिपिकली रेडनेस जो होती है ये माइल्ड रेडनेस से लेके काफ़ी ज़्यादा लालिमा यानी अच्छा खासा लाल हो सकता है, तो इसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। ये कंजंक्टिवाइटिस में ध्यान रखना है कि इसमें पस नहीं निकलेगा, बस रेडनेस मिलेगी। तो ये चीज़ जो नॉर्मल इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस या एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है उससे डिफरेंशिएट करने के लिए। अगली चीज़ जो आती है वो होता है शॉक या हाइपोटेंशन, यानी बीपी कम होना। तो इसकी वजह से घर में अगर बीपी इंस्ट्रूमेंट तो ठीक है, वरना परेशान मत हो। लेकिन अगर बच्चा आपका इरिटेबल रह रहा है, बहुत सुस्त है, लेथार्जिक है, कन्फ्यूजन स्टेट में है, समझ नहीं पा रहा है, गफलत में है, तो ये एक साइन हो सकता है हाइपोटेंशन या शॉक का। तो सेकेंड कैटेगरी ये होती है, ये जनरली हॉस्पिटल में हम लोगों के लिए यूज़फुल होती है। अगली जो पॉइंट होता है वो होता है कि बच्चे को मायोकार्डियल डिस्फंक्शन यानी हार्ट में डिस्फंक्शन मिलेगा या हार्ट में कोई प्रॉब्लम मिलती है। तो ये बहुत कॉमनली होता है। इसको जनरली हम लोग इको जब देखते हैं या कुछ जो आपके डॉक्टर्स हैं वो कुछ ब्लड टेस्ट करवाएंगे, उससे पता चलेगा कि हार्ट में इन्फ्लामेशन है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो होता है कोगुलोपैथी, यानी हमारे खून में खून की अबनॉर्मलिटी। बेसिकली समझिए कि या तो खून बहुत पतला हो जाएगा या गाढ़ा हो जाएगा, थक्के जम सकते हैं, खून के डी डाइमर जो हम लोग अडल्ट में करते हैं वो बढ़ा हुआ मिल सकता है, PTPC INR एक टेस्ट होता है, कोआगुलेशन प्रोफाइल करते हैं, वो बढ़ा हुआ मिल सकता है। और फाइनली जो 5th पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, यानी पेट में दर्द होना, डायरिया होना, अचानक से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाना, बार बार उल्टियाँ आना, वॉमिटिंग आना। तो ये सारे जो 5 फीचर्स हैं ये इनमें से 2 प्रेजेंट होने चाहिए आपको ये डायग्नोस करने के लिए बीमारी। तो कुछ चीज़ें तो है जो कि आपको हॉस्पिटल में ही पता चलेंगी, जैसे बीपी है, हार्ट का फंक्शनिंग कैसा है कि नहीं है, कोगुलोपैथी जो कि है कि खून में जो अबनॉर्मलिटीज है, ये तो आपको बाद में पता चलेंगी। लेकिन जो मैंने पहले पॉइंट बताया और जो 5वां पॉइंट है, इन दोनों पे बहुत ध्यान देना है कि अगर कहीं की भी इन्फ्लामेशन हो रहा हो, होठों का, जीभ का स्वेलिंग हो, हाथ पैर में सोल्स पाम्स में स्वेलिंग हो, आँखों में लालिमा हो, कंजंक्टिवाइटिस के सिम्टम्स हो या रैश हो, प्लस कोई भी अगर डायरिया, पेट में दर्द या इस तरीके का सिम्टम हो तो ध्यान रखना है। प्लस इन सारे के साथ इंपॉर्टेंट है फीवर होना चाहिए। अगर फीवर के बिना ये सारी हैं तब भी आप पीडियाट्रिशियन से मिलिए, बट वेरी लेस लाइकली, आप पैनिक मत करिए। बहुत कम चांसेस हैं कि ये MIS-C सिंड्रोम है या PIMS सिंड्रोम है। तो फीवर होना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है।
एक पॉइंट जो हम लोग पेरेंट्स को कई बार बोलते हैं कि कई बार इनमें जो हमारी गले की जो लिम्फ नोड्स होते हैं, जो गिल्टियाँ होती हैं, वो बढ़ी हुई मिल सकती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन होता है इस सिंड्रोम का, जो कि हमें ऑल्दो क्राइटेरिया में नहीं है बट इन्फ्लामेशन में हमें हेल्प करता है, स्पेशली जो गले में है, जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं। आप अगर बच्चे को टटोलेंगे तो यहाँ पे छोटी छोटी जो गिल्टियाँ हैं वो आपको प्रेजेंट मिल सकती हैं, जो कि जनरली डॉक्टर अपने एग्जामिनेशन में चेक करेगा। तो ये सारे क्लिनिकल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं याद रखना, क्योंकि इन्हीं से हम लोग डायग्नोज करते हैं। क्योंकि MIS-C को डायग्नोज करने के लिए पहले से कोई टेस्ट नहीं है। बेसिकली जो फर्स्ट डायग्नोसिस या फर्स्ट जो सस्पिशन होता है वो क्लिनिकल बेसिस पे होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन सारे लिस्ट को दोबारा से देखें और पहचानें। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ये एक वाइटल शीट डाल दे रहा हूँ, वाइटल चार्ट डाल दे रहा हूँ, जो कि हर पेरेंट यूज़ कर सकता है अपने बेबी के वाइटल्स को मॉनिटर करने के लिए, अगर उसके बच्चे को कोविड हुआ है, फॉर द नेक्स्ट 2 to 4 वीक्स। एक वीडियो मैंने बनाई हुई है बच्चों में ट्रीटमेंट के लिए कोविड में कैसे क्या करना है, कैसे मॉनिटरिंग करनी है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, बहुत यूज़फुल रहेगी। और आगे भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट की। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करनी है, 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात है कि ऐसा हो सकता है कि MIS होने के वक्त भी आपके बच्चे का RT-PCR रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव हो, क्योंकि ये कोविड के बाद होता है। ठीक है, तो इसलिए भी ये नहीं है कि RT-PCR नेगेटिव है तो ये चीज़ नहीं होगी। तो इसका पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ है कि कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो पहले ही बता दे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स का फ़ोन आया कि सर आप ये इन्वेस्टिगेशन करवा लो तो हमें पता चल जाएगा। तो ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। क्लिनिकल बेसिस, क्लिनिकल सस्पिशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने साइंस पिछले सेक्शन में बताए हैं। तो क्लिनिकल बेसिस पे ध्यान दीजिए, क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स पे ध्यान दीजिए। तीसरी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है यहीं पे आता है कि मैं बहुत पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अगर सस्पिशन है तो RT-PCR करवा लो। जब भी कोविड के सिम्टम्स है तो RT-PCR करवाइए प्लीज़, ताकि उस वक्त हो सकता है बच्चा एसिम्प्टोमेटिक हो, माइल्ड हो और वो ठीक हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चे ठीक हो जाते हैं, बट एटलीस्ट हमें पता चल जाएगा कि बच्चे को कोविड है और नेक्स्ट 2 to 4 वीक्स में हमें क्या एक्सपेक्ट करना है या क्या क्या चीज़ें हमें मॉनिटर करनी है। तो अब आते हैं टेस्ट पे। तो टेस्ट में इसमें जो हम लोग बड़े लोगों में इन्फ्लामेटरी मार्कर्स करवाते हैं वही इनमें भी होता है। तो क्या क्या है, ESR, CRP, ये दोनों इन्फ्लामेटरी फर्स्ट लाइन होते हैं। तो अगर किसी को वो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो जब भी पहली बात तो है कि अगर ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, अपने पीडियाट्रिशियन के पास तुरंत जाना है, घर पे इलाज नहीं करेंगे। इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम बहुत जल्दी से एस्केलेट कर सकता है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है, तुरंत समय नहीं मिलता है, 24 घंटे का भी समय कई बार नहीं मिलता है। तो जब भी ये सारे सिम्टम्स हो, हॉस्पिटल लेके जाएं या पीडियाट्रिशियन से पूछें। पीडियाट्रिशियन आपके कुछ टेस्ट करवाएंगे। सबसे फर्स्ट लाइन जो होता है वो ESR और CRP है। ESR जो मैंने बताया कि 40 से ऊपर होता है, CRP जनरली 60 से ऊपर होता है। CRP ज़्यादा स्पेसिफिक है ESR के कंपैरिजन में। तो ये एक इंडिकेटर होता है, ये इंडिकेट करता है, डायग्नोस्टिक नहीं है, ये इंडिकेटर है, इंडिकेट करता है। इसके बाद आती है सेकेंड लाइन इन्फ्लामेटरी मार्कर, जो हम लोग बड़ों में करवाते हैं, D डायमर, IL-6, फेरेटिन, LDH और वो सारी चीज़ें। तो पहला तो इन्वेस्टिगेशन ये हो गया। दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन जनरली हम लोग एज ए पीडियाट्रिशियन करवाते हैं वो होता है 2D ईको, क्योंकि इसमें हार्ट का इन्वॉल्वमेंट अच्छा खासा होता है। तो 2D ईको में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चल जाती हैं कि आगे का क्या होने वाला है और हम उसके अकॉर्डिंग दवाइयाँ चला सकते हैं। तो सेकंड टेस्ट जो आपके डॉक्टर्स बोल सकते हैं या बोलेंगे वो होता है 2D ईको। तीसरी चीज़ जो करवाएंगे वो चेस्ट का एक्सरे करवाएंगे, देखने के लिए कि लंग्स में कैसा इन्फ्लामेशन है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि आपके बच्चे के पेट का अल्ट्रासाउंड हो, किडनीज की कंडीशन देखने के लिए और कोई अबनॉर्मलिटी को देखने के लिए। तो ये सारी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो कि एक MIS-C के बच्चे में हम लोग एज अ पीडियाट्रिशियन जनरली करवाते हैं फर्स्ट और सेकेंड लाइन में। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन आप भी एक्सपेक्ट करें कि अगर बच्चा एडमिट होगा तो करवाया जाएगा। इनमें से कुछ इन्वेस्टिगेशन हो सकता है बार बार करवाए जाएंगे, देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कि ट्रेंड क्या है इस इन्फ्लामेशन का। तो ये तो हो गया इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो ट्रीटमेंट में ही सबसे अच्छी न्यूज़ है, और मैं शुरू में जो मैंने बोला था कि पैनिक क्यों नहीं करना है, वो इसीलिए नहीं करना है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट है, बिल्कुल 100% ट्रीटमेंट होता है। टाइमली अगर हम लोग शुरू कर दें, टाइमली अगर हम लोग उसको डायग्नोज कर लें, तो इसलिए पैनिक नहीं करना है, समझदारी से रखना है। बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, पहले भी हम लोग कवासाकी डिजीज़ में वो यूज़ करते थे, उसमें भी अभी यूज़ करते हैं। तो एक होता है IVIG यानी इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इसको आपके डॉक्टर दे सकते हैं अगर सीवियर इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम कंफर्म हो गया है और वो बहुत ज़्यादा रैपिडली कर रहा है। तो पहला ट्रीटमेंट ये है। सेकेंड ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है मिथाइल प्रेडनिसोलोन का, जो कि हम लोग शुरू में IV देते हैं, हाई डोज में देते हैं और फिर धीरे धीरे करके उसको टेपर ऑफ करते हैं।
तो ये दोनों ट्रीटमेंट जो है वो मेन स्टे होते हैं। इसके अलावा सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन दिया जाएगा, अगर ग्लूकोज की ज़रूरत है तो ग्लूकोज दिया जाएगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो IV एंटीबायोटिक्स या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें सपोर्टिव मैनेजमेंट में होती हैं। वंस अगेन यहाँ पे रेमडेसिविर, फैबीफ्लू, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, इन सब का कोई रोल नहीं होता है। तो प्लीज़ इन सब को अपने मन से शुरू मत करिएगा, ठीक है। तो ये बात होगी, तो ये सारी ट्रीटमेंट की बात होगी और इन्हीं सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अगर हमें एज अ चैनल हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, दूसरों से शेयर करें ताकि ये नॉलेज सबको फैले, और पैनिक नहीं करना है। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी, स्टे अवेयर कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।